एपिसोड के स्टार्ट में न्यूज़ दिखाई जाती है कि क्यूशू ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, लेकिन सब लोग इस चीज़ से सरप्राइज़ नहीं थे, बल्कि ये जान के सरप्राइज़ थे कि जो 10 साल पहले डिस्ट्रक्शन हुआ था वो होशिमिया एजी की वजह से हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में एजी सेना की तरफ देख रहा होता है। जो हिस्सू ने यहाँ पे आता है और कहता है, लगता है ये एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है। इसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, लेकिन जब तक लेफ्टिनेंट फ्रेंच ने टाइम रोका हुआ है तब तक सेना की एज नहीं बढ़ेगी और ना ही इसकी बीमारी। एक बार जब ये उठ जाएगी तो इसका रोका हुआ टाइम फिर से शुरू हो जाएगा। एजी कहता है, मैं ये टाइम आने से पहले अपना काम पूरा कर दूंगा जैसे तुम चाहते थे। मैं वर्ल्ड को रूल करूंगा और ऑर्डर्स के लिए एक नई दुनिया बनाऊंगा। ये कहता है, बहुत अच्छे, हमने किंग से यही एक्सपेक्ट किया था। एजी बोलता है, जब हम इस मिशन को पूरा कर लेंगे तो फिर सब लोग अपनी पावर सेना की इलनेस का इलाज ढूंढने में लगाएंगे। ये कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यहाँ दूसरी तरफ रीन चिल्ला रही होती है। ये कहती है, मुझे बाहर निकालो, मैं एजी को मारूंगी, मुझे अभी बाहर निकालो यहाँ से। और कहती है, यहाँ इतना ठंडा हो रहा है, क्या मेरे लिए एक जैकेट भी नहीं है? तभी यहाँ पर एक लड़की कपड़ों के साथ आती है और रीन को बाहर चलने को कहती है। रीन कहती है, तुम जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था कि मैं कम से कम पूरे हफ्ते यहाँ पर बंद रहूँगी। सीन शिफ्ट होता है। एजी मन में बोलता है, सेना को इन लोगों ने पकड़ रखा है और इन लोगों ने मुझे दुनिया का लीडर बना दिया है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मुझ पे सेना को बचाने का चांस है। अब ये मीटिंग रूम में एंटर करता है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं। एजी भी एक सीट पे बैठ जाता है और मन में बोलता है, ये लोग मुझे नहीं, मैं इन लोगों को यूज़ करूँगा। अब सामने एक बड़ी स्क्रीन दिखाई जाती है और मारी यामागुची को पानी के ऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि UNIGM ने यामागुची को एक ऑर्डर के शासन में छोड़ दिया है जिसके पास पेट्रिफिकेशन की पावर्स हैं। हम सब लोग उसे फिरोशियस हैवी रॉकस्टार के नाम से बुलाते हैं। और फिर कहती है, यामागुची को पाने की स्ट्रेटजी में सबसे मेन एजी होगा। एजी कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे कैसे फ्रंट लाइन में भेज सकते हो? क्या तुम लोग नहीं फाइट करोगे? कोई कुछ नहीं बोलता है तो ये बोलता है, हिरागी, मैं तुम्हारा किंग हूँ ना, तो तुम मुझे फ्रंट लाइन में कैसे भेज सकते हो? मारी गुस्से में कहती है, मेरी एक्सप्लेनेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। एजी कहता है, मेरे पे एक आइडिया है, हम लोगों को अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मैं फिर क्यूशू कोस्ट पे जाऊंगा और उसे अपने डोमेन में कर लूँगा और फिर जो भी वहाँ पे आएगा मैं उसे डोमिनेट कर लूँगा। ये अच्छा आइडिया है ना? अयाहिटो कहता है, ये कैसी आसान सी स्ट्रैटेजी है? ये कहता है, तो ठीक है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी सुन लेते हैं। मारी कहती है, ऐसा समझ लो कि कुछ डिटेल्स को छुपा के रखना ऑपरेशन का पार्ट है। एजी कहता है, ये ठीक नहीं है। मारी कहती है, कॉलोनल का सबऑर्डिनेट होने के नाते मैं कोई भी ऐसा एक्शन नहीं चाहूँगी जिससे स्ट्रैटेजी में रुकावट आए। मैं प्रोफेशनल टैक्टिशियन हूँ और तुम एक पपेट, तुम्हें बस ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एजी सोचता है, अभी के लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफिस को अपने डोमेन में कर लिया है और इन 10 लोगों के ग्रुप को भी ऑर्डर दिया है कि ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे सर्व कर रहे हैं। ये लोग मुझे पपेट इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि मैं उतना इम्प्रेसिव नहीं हूँ। अगर मेरे पास और ज़्यादा पावर्स होती तो तभी इसके बगल से ये गुजरती है और इसके हाथ पे गन पकड़ा देती है और बोलती है, सब ठीक है। एजी कहता है, क्या? ये कहती है, मेरा अनुमान है कि सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के यहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग ब्रॉडकास्टिंग शुरू करते हैं जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर के साथ लाइन पे होते हैं। एजी कहता है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर है? मारी कहती है, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानते? ये बहुत बड़ा पागल है, तो सब डिस्कशन मुझे करने देना। अब ये प्राइम मिनिस्टर बोलता है, तो तुम होशिमिया एजी हो? मैं सोच रहा था आखिर वो कौन है जो सबको फोर्स करके रूल कर रहा है, लेकिन तुम तो बहुत यंग हो। शहर के सब लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। मारी कहती है, तो पॉइंट पे आते हैं। ये कहता है, रुको, जैसे कि मैं ज़्यादातर अपना दिमाग सिर्फ ट्रैकिंग गोल्फ और माजोंग स्कोर्स में लगाता हूँ, तो मुझे ये सब अभी क्लियर नहीं हुआ है। मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है। एजी ने डासाइफू गवर्नमेंट ऑफिस को डोमिनेट किया है और तुम लोग अपनी इच्छा के खिलाफ उसे फॉलो कर रहे हो, यही बात है ना? मारी कहती है, हाँ, ये जगह एजी के डोमिनेशन में है। ये कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम लोग शुरू कर सकते हो। अब कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्हें बंदी बनाया हुआ होता है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है, ये 10 लोग कांटो एरिया फैमिली मेम्बर्स के 10 लोगों का ग्रुप है। इन लोगों को अपने कंट्री के खिलाफ षड्यंत्र रचने के जुर्म में मारा जाएगा। चलो फिर अब शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम होशिमिया इजी के कंट्रोल में हो, तो तुम लोग ये सब शांत रह के देखोगे, है ना? ये आदमी इस बच्चे से बोलता है, चिंता मत करो, मेरा नेफ्यू तुम्हारी आंट के बारे में कुछ करेगा। तभी एक आदमी इसके पीछे आता है और कहता है, तुम सबसे पहले मरोगे। और तभी ये उस आदमी का सर काट देता है। दूसरी तरफ इजी ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और घबराते हुए कहता है, ये तो नारुकामी बहन का ही कहता है, ये मेरे अंकल हैं। ये लोग फिर एक और आदमी का सर काट देते हैं। इजी कहता है, क्या स्टेट की नेशनल हेड होने के नाते तुम्हें ये सब करना सही लग रहा है? ये कहता है, ऑफ कोर्स ये सही नहीं है, 10 साल पहले ये सब कभी अलाउड नहीं होता, लेकिन तुम हो जिसने ये पागल दुनिया क्रिएट कर दी है। जो लोग बाहर से ये सब देख रहे होते हैं ये भी बोलते हैं, मारो इन सबको। ये इजी से कहता है, अब तीसरे की बारी है, बताओ तुम कुछ कहना चाहते हो? इजी कुछ नहीं कहता तो अब ये छोटे बच्चे के पास इसे मारने के लिए जाता है। मारी कहती है, केंगो, और फिर कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये सब पूरा नेशन देख रहा है। ये कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा जो लोग खाना खा रहे थे। फिर मारी से कहता है, तुम्हें ये सब समझ आ रहा है ना? क्यूशू अब इजी के अंडर है, तो यूएन ने इमरजेंसी असेंबली बुलवाई थी। इस रेट पे क्यूशू के साथ ही जापान भी डेंजर में है। और फिर ये कहता है, अब ये बच्चे की मरने की बारी है। ये देखते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ये होशिमिया इजी के साथी है तो इसे मरना ही होगा। इजी कहता है, रुको, तुम चाहे कितने भी लोगों को मारो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है, तुम यही चेक कर रहे हो कि इसे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? अब तुम क्या करोगे? इजी कहता है, तभी फ़र्क पड़ेगा जब मैं हॉस्टेजेस को मारूंगा। और अपनी गन निकालता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब पे गोली चला देता है। प्राइम मिनिस्टर ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है, काफ़ी समय से हम काफ़ी केयरफुल थे डाजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस को लेके। ग्रेट डिस्ट्रक्शन का लीडर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, ये काफ़ी क्लेवर है। अगर ये फेल भी हो जाए तो ये सारा इल्ज़ाम इजी पे लगा देंगे। ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैं गलत था। मारी मन में बोलती है, होशिमिया इजी, तुमने अपनी पावर्स बुलेट रोकने में यूज़ की, ये तुमने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए किया होगा। तभी यहाँ पे रेन भी आ जाती है और कहती है, तुम्हें मरना होगा इजी। और इजी पे हमला करने आगे बढ़ती है। इजी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी सबका टाइम नहीं है। और इतना कहकर रेन पे गोली चला देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये सब देख के सोचता है, इसने तो बिना किसी हिचकिचाहट के इसे मार दिया। अब इजी कहता है, मैं होशिमिया इजी अपने नेशन क्यूशू के बिहाफ पे फॉर्मली वॉर डिक्लेयर करता हूँ। अगर तुम्हें ऐसे ही मरना है तो सरेंडर कर लो। और स्क्रीन बंद हो जाती है। अब सब लोग उठ जाते हैं। रीन अभी भी पेन में होती है। इजी सोचता है, नहीं ये मर नहीं सकती है, चाहे मैंने इसे गोली क्यों ना मार दी हो। और वैसे भी इसको गोली मारना ये प्रूफ करता है कि मैं डाजाइफो गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट हूँ। लेकिन जो इस प्लान के बारे में सोच सकता है वो एक ही है, हिरागी। ये इसकी तरफ देख के मुस्कुराता है। इजी और रीन कुछ सोल्जर्स के साथ कानमोन टनल, जो कि क्यूशू का एंट्रेंस है, वहाँ घुस गए होते हैं। मारी कहती है, अब हमें यामागुची पे अटैक शुरू कर देना चाहिए। ये लोग अब बात कर रहे होते हैं कि ये भी होशिमिया इजी के साथ फंस चुके हैं। मारी यहाँ पे आती है और कहती है, बातें करना बंद करो, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये लड़की बताती है कि होशिमिया इजी, सेकंड लेफ्टिनेंट कुरनाई और स्क्वाड 1 कानमोन टनल में घुस गए हैं। और स्क्वाड 6 और 7 ने भी डोईगाहामा यामागुची में लैंड करना शुरू कर दिया है। अब एक सोल्जर इन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि लड़ाई की शुरुआत रॉक गॉड से हो रही है। मारी कहती है, सारे स्क्वाड्स को कांटेक्ट कर दो। सीन शिफ्ट होता है। रीन इजी को कहती है, तुम मुझे अपने साथ लाए हो तो तुम्हें फाइनली मेरे हाथों से मरने का मन कर रहा होगा ना? ये कहता है, नहीं, ये उन 10 लोगों के ग्रुप पे निर्भर रहने से काफ़ी बेटर है। मैं यामागुची के ऑर्डर को कुचल के रख दूंगा और इस ऑपरेशन के दौरान अपनी पावर्स दिखाऊंगा। मैं हिरागी और ग्रुप ऑफ 10 को मेरी पावर्स पहचानने के लिए मजबूर करूंगा और फिर इन लोगों से सेना की इलनेस का इलाज ढूंढने को कहूँगा। और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये कहती है, कौन तुम्हारी मदद करना चाहेगा? इजी अपनी पावर का यूज़ करके रेन को मदद करने का ऑर्डर देता है। रेन कहती है, तुम कैसे आदमी हो? क्या तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस वुमन को सेड्यूस करने का भी सोच रहे हो? ये कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब ये लोग स्क्वाड के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से हलचल होने लगती है। इजी अपनी पावर्स का यूज़ करता है पर उसका कुछ असर ही नहीं होता। एक सोल्जर बोलता है, सार्जेंट अब हम क्या करें? ये कहता है, मेरा इन लोगों के साथ मरने का कोई इरादा नहीं है, चलो यहाँ से भागो। रीनी ने देख के कहती है, अब हम क्या करें, ये तो यहाँ से जा रहे हैं। अगर हम भी यहाँ से नहीं निकले तो मुसीबत में फंस जाएंगे।
इजी कहता है चिंता मत करो, मैं अपने डोमिनेटर का यूज़ करके पीछे का रास्ता सिक्योर कर लूँगा, जिससे वो लोग सेफली यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। रेन कहती है लेकिन हमारा क्या? ये कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जा ही रहा होता है कि यहाँ पे ईओ आ जाती है। अब ये अपने पावर्स का यूज़ करती है और कहती है ऑर्डर, परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, स्टार सीकर। अब इसके हाथ में एक पेपर होता है। ये अब दोनों को कहती है मेरे पीछे आओ। इस पेपर में आगे जाने का रास्ता लिखा होता है, जिसकी हेल्प से ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एजी कहता है तुमने हमें बचा लिया। ये कहती है मैं ग्रुप ऑफ 10 की 4th हैंड हूँ, मेरा नाम ईओ है। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव फाइट को अवॉइड करना है और टारगेट को सिक्योर करना। अब नेक्स्ट सीन में एजी पूछता है टारगेट को सिक्योर करने से तुम्हारा क्या मतलब है, और ये टारगेट है कौन? ये कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। रेन कहती है बहुत हो गया, इसे अकेले छोड़ दो। एजी कहता है शायद ये किसी और को करना चाहिए, और इतना कह के ईओ के साथ चलने लगता है। रेन कहती है ये पूरी तरह से भूल गया है कि मैं इसे मारने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये दोनों रेन को छोड़ के आगे बढ़ रहे होते हैं। ईजी मन में बोलता है इन सब लोगों का प्लान मुझे यूज़ करने का है, और मैं यहाँ इससे बात करने का सोच रहा था। इस रेट पे तो मुझे कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलेगी। इन लोगों से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, तो मुझे ये आगे कुछ बोलता कि इससे पहले इसकी नज़र ईओ के रिबन पे पड़ती है, जो बहुत ही हिल रहा होता है। ये सोचता है कि यह रिबन है या फिर रैबिट का कान। ये इस रिबन को टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन ईओ तभी इससे दूर जाके बैठ जाती है। ये कहती है तुम इसे टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करोगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ईजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये कहती है ऐसा मेरे फादर ने मुझे कहा था। एक प्रीस्टेस की एबिलिटी सिर्फ तभी यूज़ करी जा सकती है जब वो वर्जिन हो, और अगर किसी आदमी ने मुझे टच करा तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। लेकिन मैंने चाहे कितनी भी ट्रेनिंग करी हो, मैं स्पिरिचुअल पावर ऑब्टेन नहीं कर पाई, तो मैंने विश मांगी। मेरी विश थी एक डिवाइन साइन ऑब्टेन करने की, और इसी तरह मैंने स्टार सीकर ऑब्टेन करा। लेकिन अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैं अपनी पावर खो दूंगी एज अ प्रीस्टेस। ईजी कहता है अच्छा ठीक है, नीचे आ जाओ। ये कहती है तो मुझे टच तो नहीं करोगे ना? ईजी कहता है नहीं, लेकिन मन में बोलता है लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर रेन आ जाती है और कहती है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। ये कहता है ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे फेंक दो। ये कहती है ये चीज़ नहीं है जो इंटरेस्टिंग है, और फिर पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है रॉक गॉड। सीन शिफ्ट होता है। ये कहता है हमने स्क्वाड 2 से 6 तक कांटेक्ट खो दिया है, और रॉक गॉड होशिमिया ईजी के पास पहुंच गया है। मारी मन में बोलती है ये सही नहीं है। रॉक गॉड को आखिर ईजी की लोकेशन कैसे पता चली? इस ऑपरेशन के बारे में तो सिर्फ ग्रुप ऑफ 10 को और कुछ और लोग को पता है। दूसरी तरफ ईजी अपनी पावर्स का यूज़ करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो यह कहता है मैं इस एवेटार को डोमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे अपनी पावर्स का यूज़ करना है तो मुझे पहले ऑर्डर को डोमिनेट करना होगा। ईओ कहती है ईजी उधर चलो। फिर ये लोग एक जगह पे छुप जाते हैं। ईजी सोचता है अब ये मेरा मौका है, जो ऑर्डर इसे कंट्रोल कर रहा है वो आसपास ही होगा, और मुझे पता चल जाए कि वो लोग कहाँ हैं तो मैं रॉक गॉड को अकेला ही हरा दूंगा। ईओ कहती है मैं उनका रियल लोकेशन का पता लगाऊंगी। ये आगे बढ़ती है, लेकिन इसके पाँव में चोट लगी होती है तो ये चल नहीं पाती है। ये पूछता है तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? ये कहती है मैं ठीक हूँ। ईजी कहता है सॉरी, और फिर ये ईओ को सहारा देते हुए कहता है हम दोनों साथ में जाएंगे। और फिर ईओ को देखते हुए कहता है क्या हुआ? ये कहती है मेरा अनुमान सही था, तुम मेरे। तभी यहाँ पर रेन आती है और रॉक गॉड से कहती है ईजी यहाँ पर है। अब ईजी ईओ को लेके आगे बढ़ रहा होता है, और तभी ईओ नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ईजी सही टाइम पे इसका रिबन पकड़ के इसे गिरने से बचा लेता है। अब ये कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। ईओ अब रोने लगती है और इसका पेट भी मोटा हो जाता है। जिस जगह पे ये दोनों होती हैं यहाँ पे रॉक गॉड हमला कर देता है। रीन हंसते हुए कहती है ये मुझे इग्नोर करने की पनिशमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ देखती है तो ईजी और ईओ यहाँ से जा रहे होते हैं। अब ये इनके पीछे जा रही होती है, लेकिन तभी इसे एक बच्ची दिखती है, और ये बच्ची नीचे गिरने वाली होती है, पर रेनी से पकड़ देती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एक आवाज़ आती है जो बोलती है तो तुम ही इमॉर्टल सेकंड लेफ्टिनेंट कुरन आई हो। ये इनकाउंटर वॉर्थलेस नहीं होगा। रेन कहती है तुम कौन हो? ये कहती है मैं यामागुची के रूलर हूँ, द रॉक गॉड ऑर्डर टायरानो कागेकियो। यहीं दूसरी तरफ ईजी ये सब छुप के देख रहा होता है। तभी ईओ बोलती है ईजी मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।